भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी के कथा सार को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग इस कहानी से संबंधित एक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, तीसरी कसम कहानी का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। या फिर आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तीसरी कसम कहानी का सारांश लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तीसरी कसम कहानी का कथासार इस प्रकार से है। हीरामन के द्वारा खाई गई पहली कसम। हीरामन पिछले 20 सालों से गाड़ी हाँकता है। हीरामन बैलगाड़ी से सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढोने का काम कर चुका होता है। इस कहानी की कथा वर्तमान के एक बिंदु से शुरू होती है। हीरामन की गाड़ी में हीराबाई बैठी हुई है। वह इस तथ्य से अनजान होकर गाड़ी हाँक रहा है। हीरामन को हीराबाई के होने का एहसास तो नहीं है, लेकिन उसे एक मधुर उपस्थिति का एहसास अवश्य हो रहा है तथा इस बिंदु के बाद कथा सीधे आगे नहीं बढ़ती। हीरामन की स्मृतियां खुल जाती हैं और कथा पीछे की ओर लौट जाती है। हीरामन अपनी गाड़ी से जुड़े हुए पिछले अप्रिय अनुभवों को याद करने लगता है। जब कंट्रोल के जमाने में वह चोर बाजारी का माल लादा करता था और एक बार पकड़े जाने पर गाड़ी छोड़कर अपने बैलों की जोड़ी के साथ उसे भागना पड़ा था, तब उसने पहली कसम खाई कि चोर बाजारी का माल नहीं लादेंगे। हीरामन के द्वारा खाई गई दूसरी कसम। हीरामन ने दूसरी कसम तब खाई थी जब बांस लादने के कारण उसे गाड़ी का नुकसान झेलना पड़ा था। इसकी वजह से हीरामन को बहुत नुकसान हुआ था। तभी उसने दूसरी कसम खाई कि गाड़ी में बांस कभी नहीं लादेंगे। हीरामन के द्वारा खाई गई तीसरी कसम। सर्कस कंपनी के काम में लगने पर मेरा मन बहुत खुश है। पहले बाग गाड़ी ढोने की वजह से उसे अच्छा मुनाफा हुआ है, लेकिन बाग गाड़ी में उसे पहले कभी यह एहसास नहीं हुआ जो उसे आज हो रहा है। एक बार फिर से हीरामन की स्मृतियों की रेखा वर्तमान बिंदु पर आ जाती हैं और हीरामन सोचता है कि औरत है या चंपा का फूल जब से गाड़ी में बैठी है महक महक रही है। आज हीरामन को यह बोध होता है कि उसके पास कोई सुंदर स्त्री बैठी है और हीरामन के मन में इस अनजान सौंदर्य के प्रति एक
विशेष प्रकार का आदर भाव है। वह स्त्री स्वभाव से बहुत शीलवान और कोमल है। जब भी सड़क के छोटे से गड्ढे में गाड़ी का दाहिना पहिया हिचकोले खाता है, तभी हीरामन अपने दोनों बैलों को दुआली से पीटने लगता है। तभी हीराबाई कहती है, मारो मत। यह आवाज सुनकर हीरामन को यह अनुभव होता है कि यह औरत वाणी और हृदय से भी कोमल है, और दोनों यह महसूस करते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति आदर्शशील हैं। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई को कौन नहीं जानता है, परंतु हीरामन ने 7 वर्षों तक लगातार मेलों में लदनी करने पर भी कभी नौटंकी नहीं देखी थी। जब गाड़ी में हीराबाई के मुख पर चांदनी पड़ती है तो हीरामन चीखते चीखते रुक जाता है। यही से कथा में दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव व्यक्त होता है। दोनों के नाम में समानता होने के कारण हीराबाई हीरामन को मीता कहकर पुकारने लगती है और हीरामन हीराबाई को गीत भी सुनाता है। हीरामन भी हीराबाई का परिचय सबसे छुपाता हुआ धीरे धीरे नियत स्थान को बढ़ता चला जाता है। आगे चलकर एक नदी पड़ती है जिसका नाम है कजरी नदी। इस नदी के किनारे बैठकर दोनों लोग विश्राम करते हैं। हीरामन के भोलेपन से हीराबाई बहुत प्रभावित होती है। यह कथा आगे बढ़ती है। हीराबाई को फॉरबिसगंज पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है और उसे हीरामन पर इतना भरोसा हो गया है कि वह अब डर जैसी बात उसके मन में नहीं आ रही है। कुछ समय बाद इन लोगों को ननकपुर पहुंचते पहुंचते संध्या हो जाती है और सामने फॉरबिसगंज भी दिखने लगता है। तिरपाल से चारों तरफ गाड़ी को घेर कर हीरामन सोचता है कि हीराबाई सुबह रोहता कंपनी के मैनेजर से बात कर भर्ती हो जाएगी। अपने गांव के लालमोहर पलटदास के साथ वह खाना खाने निकल जाता है। हीरामन जब तक लौटता है तब वह देखता है कि हीराबाई को लेने कंपनी का आदमी आ चुका है। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेलकर धरती पर गिरा दिया है। हीराबाई उसे नौटंकी के पास बनवाने की बात कहकर दक्षिणा देकर कंपनी के आदमी के साथ चली जाती है। फिर अगले दिन हीराबाई ने हीरामन को 5 पास दिए और हीरामन ने गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जान पाए कि हमने नौटंकी देखी है, ऐसा आश्वासन लेकर नौटंकी में जाने का इरादा किया। नौटंकी में हीराबाई के नाचने के दौरान की जाने वाली छींटाकशी से हीरामन के कलेजे में आग लगी और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट पर आ जाती है। हीराबाई के आदमी समझकर उन्हें 1 रुपए वाले दर्जे में पुनः बैठाकर नौटंकी शुरू हुई।
पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने से पहले स्टेज पर नमस्कार करता था। हीरामन को यह बात परेशान करती थी। हीरामन सोचता है कि वह हीराबाई को नौटंकी छोड़ सर्कस कंपनी में काम करने की सलाह देगा। तभी लालमोहर उसे हीराबाई के स्टेशन पर पहुंचने और उसे ढूंढने का समाचार देता है। हीरामन बैलगाड़ी छोड़ दौड़ता हुआ पहुंचता है तो हीराबाई उसे उसकी थैली जो उसने नौटंकी देखते समय उसके पास रखी थी सौंपते हुए जाने की बात कहती है। कोट पतलून पहने बाबू के साथ रेलगाड़ी पर बैठ जाने से पहले हीराबाई के दिए रुपए को लेने से इनकार कर हीरामन बाहर खड़ा उसे टकटकी लगाए देखता रहा। हीराबाई ने कहा, तुम्हारा जी छोटा हो गया है क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। रोते हुए हीराबाई गाड़ी में बैठकर भी दूर तक हीरामन को देखती रहती है। प्लेटफॉर्म खाली होने के साथ मानो हीरामन की दुनिया ही खाली हो गई है। तभी रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर जाते हुए जैसे हीरामन तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। और तभी हीरामन नौटंकी में सुने गीत को याद करता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तो आज हम लोगों ने तीसरी कसम कहानी के कथासार को या फिर सारांश को पढ़ लिया है। अगर आप लोग एग्जाम में इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।